भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 वर्ष पूर्ण हो गए और वहीं पर भाजपा कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। और उसके हम आपको बात बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से प्रदेश की हर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहां पर वह बताते हैं कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था हर तरीके से दुरुस्त है, वहीं पर हम आपको बता दें हमारे साथ में राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल हैं, जिनके आरोप हैं कुछ सरकार पर, और उनसे जानते हैं क्या कहना उनका और किस तरह से वे आरोप लगा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबूराम पाल जी। जिस तरह से आप पाल समाज का नेतृत्व करते हैं, उसी तरीके से आम जनता की जो परेशानियां समस्याएं उनको प्रमुखता से पहुंचाने का शासन प्रशासन तक का भी काम करते हैं। किस तरह का क्या आरोप है आपका योगी सरकार? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को हम बधाई देते हैं, चूँकि आपका चैनल संघर्षवादियों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहा है। हमारा सरकार पे ये आरोप नहीं, सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे और सत्यता को स्वीकार करे। चूँकि आज सरकार जो है उत्तर प्रदेश की खास करके यह कहती है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। सच्चाई यह है कि चारों तरफ अपराध चरम सीमा पे है। खास करके पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज और एससी समाज के साथ भी गांव गिराव में अत्याचार, अन्याय, अपराध खूब तेज़ी से बढ़ा है। अब इसमें कई जगह ऐसा होता है कि फरियादी फरियाद लेकर के थाने पे जाता है, उसे डांट कर भगा दिया जाता है, एफआईआर ही दर्ज नहीं किया जाता है। कई बार बार जाने से अगर एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें अपराधी को ही बचाने का काम सरकार करती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे अभी घटना परसों झांसी की जो है कि ग्राम धंधौली, थाना पुंछ, तहसील मोड़, जिला झांसी में दीपक पाल जी के साथ हुआ। उनकी ज़मीन पे नाली बनाने की घटना हुई, जो कि ग्राम प्रधान और वहाँ का दबंग व्यक्ति कोई परिहार है, ये सब गए। पुरानी झगड़ा उस पर चल रहा है। उस झगड़े में इनकी दीपक पाल की माँ का भी 2 साल पहले जो है कि चोट लगा था, जिसकी वजह से उनको कैंसर हो गया था, तो अभी पिछले दिनों उनका देहांत हो गया। उसी झगड़े में पुनः नाली बनाने के लिए जब गए, दीपक जी ने मना किया तो उनके साथ मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद जब वे अपनी धर्मपत्नी जी के साथ थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, तो दबंग व्यक्ति, चूँकि कहा जाता है कि उसके पास उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, वो बालू माफिया है। तो उसका बेटा जो है, ये स्कूटी से दीपक पाल जी जा रहे थे, तो उसका बेटा स्कॉर्पियो गाड़ी से दौड़ा करके जो है कि एक्सीडेंट कर देता है और ये गिर जाते हैं। तो उसके बाद भी इनके साथ मारपीट करता है और उसके साथ भी और लोग रहते हैं, मारपीट करता है। और उनकी पत्नी जो है दीपक पाल जी की लगभग 8 माह की गर्भवती, तो उनके पेट में भी लात मारता है, जिसका नतीजा कि अब हॉस्पिटल में दीपक पाल जी की मिसेज और उनका मिसेज हैं एडमिट। अब डॉक्टर का कहना है कि कोई बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई इसकी संभावना नहीं है। इतने बड़े अपराध होने के बाद, मारपीट होने के बाद भी माननीय योगी जी का जो पुलिस है इतनी बड़ी घटना को एक्सीडेंट दिखा रही है, एक्सीडेंट के तहत जो है मुकदमा दर्ज की है। इससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिससे अपराध बढ़ रहा है। अभी अभी पिछले दिनों कौशाम्बी की घटना आपने देखा, 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार होता है। तो सीधा, चूँकि अब जातिवाद भी यहाँ चरम पे है, यह सरकार जातिवाद को भी बढ़ावा दे रही है। क्योंकि अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उनके समाज का था, तो उसको बचाने के लिए पूरी जोर जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने लगा दिया। 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार होने के बाद पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन ब्रजेश पाठक का इतना प्रभाव है कि वह मुकदमा भी कैंसिल होता है, पास्को एक्ट भी हटता है और दुराचारी
बाहर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां एक आरोप भी लगाती हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्रियों की नहीं चल रही है, विधायकों की नहीं चल रही है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चल रही है, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं? नहीं, चल तो देखिए रही है, ऐसा नहीं है कि केवल सब मुख्यमंत्री जी की ही चल रही है, ऐसा नहीं, इनके मंत्रियों की भी चल रही है। जहाँ चला रहे हैं, दमन करना है, खूब दमन कर रहे हैं, पिछड़ों का, वंचितों का भयंकर दमन कर रहे हैं। क्योंकि ब्रजेश पाठक जी डायरेक्ट जो है कि गृह सचिव प्रमुख को ट्वीट करके एक तरीके से आदेशित कर रहे हैं। उसके बाद टोटल पूरी तरीके से शासन प्रशासन कौशाम्बी जिले का सक्रिय होता है और पीड़ित परिवार यानी पीड़िता के पिता पे ही एफआईआर दर्ज करके जेल में डाल देता है और वहाँ पे एक प्रधान प्रतिनिधि है, उन्हें जेल में डाल देता है। 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ तक कि जो वर्तमान प्रधान हैं वह लगभग 1000-1200 किलोमीटर दूर पानीपत में बैठे हुए, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होता है। तो कैसे कहा जा सकता है नहीं ब्रजेश पाठक की नहीं चीज़ चली, तो ब्रजेश पाठक की ही चली। हाँ, एक शब्द कम से कम इतना, अगर ये भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो नाबालिग बेटी के विषय में कम से कम एक ट्वीट तो कर देते भाई, उसकी रक्षा की बात तो करते, उसका न्याय की बात करते। और एक भी ट्वीट ऐसा, एक भी शब्द ब्रजेश पाठक का नहीं आया। इसलिए हम कहते हैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कि नहीं, ब्रजेश पाठक जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह से अभी बहराइच की घटना है, 2-4 दिन पहले की ही शाम को एससी समाज की बच्ची जो है, बेटी, वो भी नाबालिग है, शौच के लिए बाहर जाती है, तो वहाँ पे ठाकुर समाज का लड़का आकर के बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसको धमकी देता है, उसको हत्या करने की, मारने की धमकी देता है कि किसी को अगर बताई तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो उसके बाद भी यह परिवार जो है, गरीब परिवार है, जाकर के थाने पे एफआईआर दर्ज करा रहा है कि हमारी फरियाद सुनी जाए। लेकिन वहाँ भी चूँकि अब सत्ता पक्ष यानी योगी जी के समाज का व्यक्ति है अपराधी, तो वहाँ पे पीड़ित पक्ष की वहाँ भी नहीं सुनी जा रही है। अभी 4-6 दिन पहले की घटना है, प्रयागराज में हमारे पास समाज के लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ। वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग थे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे उन लोगों की, और ज़मीन के विवाद में पाल जी की हत्या कर देते हैं। तो इस तरीके तमाम घटनाएं हो रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जिस तरह से कानून राज बताया जाता है, उसी तरीके से दबंगों का भयंकर राज है। और चूँकि उसका कहीं ना कहीं जो ये पक्षपात रवैया जो सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, अगर सरकार यानी बीजेपी से जुड़े हुए लोग अगर अपराध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बचाने का काम कर रही है, और अगर विपक्ष के लोगों के द्वारा कुछ अपराध होता है तो उसे हवा देने का काम कर रही है। यानी बीजेपी जो है कि पूरी तरीके से कहीं न कहीं अपराध को भी अपने लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं ज़रूर इसको बढ़ावा देने में उसका कहीं ना कहीं बल मिल रहा है। तो जैसे कि बीजेपी सरकार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से कहते हैं, विपक्ष जो है राजनीति अपनी जाति वाली करता है और कहीं ना कहीं परिवार वाली करता है, तो इसके ऊपर क्या कहें? दिख तो रहा है कि आज सत्ता पक्ष ही जातिवाद की राजनीति कर रही है। कि कौशाम्बी से भी एक डिप्टी सीएम आते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी अपने जाति के व्यक्ति के साथ में एकदम मजबूती से खड़ा हो गए, तो कैसे हम कहें कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं कर रही है, और परिवार की भी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जातिवाद की कर रही है। उम्मीद था पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो जैसा ये कहती है सबका साथ सबका विकास, वैसा करेगी। लेकिन यहाँ पे स्थिति है कि सबका साथ और अपने लोगों का विकास ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो किस तरह से देखते हैं कि मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए, उसके ऊपर क्या कहें? कह सकते हैं मोदी सरकार के जो 11 वर्ष है, इसमें अब तक के जितने भी हमारे प्रधानमंत्री देश में हुए हैं, सबसे नंबर 1 के झूठ का बोलबाला इस 11 वर्ष में हुआ है। चारों तरफ झूठ चल रहा है
ये एक बड़ी उपलब्धि है। अभी जब 2014 के पहले जब मोदी जी जब कि केंद्र की राजनीति में आए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रचार प्रसार शुरू हुआ, तो इनका कहना था कि हमारे भारत देश का इतना काला धन विदेशों में है, अगर विदेशों से काला धन आ जाए देश में तो एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। लेकिन आज के ही पेपर में है कि 11 वर्ष में भारतीयों का काला धन 3 गुना बढ़ गया है। अब जनता उम्मीद लगाए कि अब 45 लाख रुपए खाते में आएगा, तो ये भारतीय यानी योगी, ये सारी मोदी सरकार की ये उपलब्धि है कि काला धन 3 गुना हो गया, अपराध चरम सीमा पे हो गया, भ्रष्टाचार हाई लेवल पे जो काम करा रहे हैं इन्हें पता है कि भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। और ये खाली इनके मित्रों के लिए जो लाभ हो रहा है, मित्रों के लिए भी देख रहे हैं कि लड़ाई लगी हुई थी भारत और पाकिस्तान से, अचानक यहाँ से फ़ोन आता है मित्रों के हित में, तो लड़ाई को रोक दिया जाता है। तो कहाँ गया राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद से सर्वोपरि कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार को जो है, मोदी सरकार को व्यापार हित, इनके व्यापारियों का हित इनके लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। इनके कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखते हैं जाति जनगणना को लेकर? नहीं, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आगामी चुनाव में या वैसे भी कह रहे जो जातिवार जनगणना अभी होने जा रहा है, तो इसमें बड़ा श्रेय जो है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का है। क्योंकि चुनाव में जितने भी कैंपेनिंग था हर जगह राहुल गांधी जी विशेष तौर से भागीदारी की बात करते रहे, भागीदारी न्याय की बात करते रहे। तो जिसका प्रभाव है कि अब जनगणना होने जा रहा है, तो होना भी चाहिए, इसका अच्छा प्रभाव रहेगा राजनीति में, क्योंकि सबको अपनी कितनी जनसंख्या है मालूम होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है, आपके चैनल के माध्यम से हम जो अति पिछड़ा समाज है इनसे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज ये भ्रमित समाज है। इस समाज को जो उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं, चाहे सपा की रही, बसपा की रही या भाजपा की है, इन तीनों सरकारों ने इन अति पिछड़े समाज को गुमराह किया। जिसमें आपने भी देखा होगा कि 17 जातियों को, जो ओबीसी की जातियां हैं, इन्हें एससी में डालने के लिए इन तीनों सरकारों ने प्रयास किया, जो कि हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि संविधान के विपरीत था। और इसी तरह से हमारा जो समाज है, पाल बघेल समाज, गडेरिया समाज, इसको भी कई लोगों ने गुमराह किया धनगर के नाम पे, सर्टिफिकेट के नाम पे। 17 जातियों का और ओबीसी समाज के अति पिछड़े जातियों से मैं साफ साफ कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप अपने मूल जाति में ही अपना जनगणना कराइएगा। नहीं तो आप अगर गुमराह हो गए, कुछ लोग अगर एससी सर्टिफिकेट के लालच में अगर उपजाति में अगर आपने जनगणना करा रहे हैं, तो कहने कि आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे, न आपको माया मिलेगा, न राम मिलेंगे, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। ये अवसर 100 साल बाद आया है। जब हमें लग रहा है 1925 में ही या 27 में साइमन कमीशन आया था, तो उस टाइम पे जातियों के जनगणना का ये सब सर्वे चल रहा था। तो उस टाइम पे अति पिछड़ा समाज ही गुमराह हुआ। इसी में से कोई समाज सब भगवान से अपने आप को जोड़ने लगे। प्रजा कुम्हार है तो प्रजापति, लोहार हैं तो विश्वकर्मा, और हर आदमी अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने के चक्कर में अपना जनगणना कराया, जिसका हालात हुई कि अति पिछड़े लिस्ट में गया। संविधान में भी इस समाज को कुछ नहीं मिल पाया, झुंझुना के अलावा। एससी समाज, एसटी समाज और एससी और एसटी को मजबूती के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जितनी उनकी जनसंख्या थी उनको उतना आरक्षण दिया, और मजबूत वाला आरक्षण दिया, जो कि विधानसभा लोकसभा में, शिक्षा नौकरी में सब जगह है। लेकिन अति पिछड़ा समाज को कुछ नहीं मिला झुंझुना के सिवाय। तो अब अवसर आया है कि आप अपनी सही सही जनगणना करवाइए, ताकि आपकी जनसंख्या आपको पूरी क्लियर आए, और उस आधार से फिर लड़ाई लड़ करके मजबूत वाला आरक्षण को भी आप ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। इसमें भूमिका जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं इनकी भी, जो राजनीतिक दल चाहे इनकी भी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए कि जनता के बीच में जाके गांव गिराव में इनकी जनगणना कराएं,
और सही जगह पे इनके मूल जाति में इनकी जनगणना कराएं। क्योंकि अति पिछड़ा समाज ऐसा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा की भी कमी है, जागरूकता की भी कमी है, इनको अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। मालूम पड़ा है कि जनगणना कराने वाले आए हैं, गांव में बैठे हैं और ये अपनी भेड़ बकरियों के चक्कर में हैं, अपने काम के चक्कर में हैं। इसलिए इनके लिए थोड़ा सा सोशल वर्कर जो हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इनका जनगणना अवश्य कराएं और इनके मूल जाति में ही कराएं। और इसका एक अच्छा रिस्पांस आगे वाले में दिनों में मिलेगा। ये 100 साल पहले जैसे चुक गए, अगर अभी भी चुक जाएंगे तो इनके बच्चों का भविष्य बड़ा अंधकार में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी के, जहाँ इनसे हमने बात किया, जहाँ पर इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, किस तरह से वो बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और दुष्कर्मियों का साथ भाजपा के जिम्मेदार पद पर बैठे मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक दे रहे हैं। वहीं पर हमने इनसे अन्य मुद्दों पर भी बात किया, जहां जाति जनगणना और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर इन्होंने तंज भी कसा है कि किस तरह से भाजपा के मोदी सरकार 11 वर्ष पूरे होने पर किस तरह से उनके जुमले की सरकार लगातार वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर जाति जनगणना को लेकर इन्होंने आम जनता को भी जागरूक किया, बताया किस तरह से जाति जनगणना एक वर्षों बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की बहुत ही मेहनत का फल है जो आज जाति जनगणना हो रही है। वहीं पर उन्होंने बताया है कि वे उनका आभार व्यक्त करते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला भी बोला है कि किस तरह से जो आम जनता के साथ में, अपराधियों के साथ में उनके भाजपा के जिम्मेदार नेता खड़े हैं, जाग जाएं वरना 2027 के चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।